वेलकम टू फेडरल कमांजन। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री का लेटेस्ट जो मॉडल पेपर आया हुआ है इस साल। हम ये सॉल्व करने वाले हैं हमारे केमिस्ट्री के पेपर से पहले, जो अभी है ना कुछ 4 दिनों में है, 5 दिनों में है। कोई मसला नहीं, पूरा हम है ना मॉडल पेपर आज सॉल्व करने वाले हैं। पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स सारी डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं कि कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, क्या आंसर होंगे, क्यों होंगे, और टिप्स एंड ट्रिक्स, ताकि जल्दी से इनको सॉल्व कर सकें। यहाँ पे आप देखें, 20 मिनट, 20 मिनट 12 MCQ के लिए। कुछ छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, ठीक है, कुछ बड़े बड़े एमसीक्यूज हैं, उनको जल्दी से सॉल्व कर सकें ताकि आप है ना सुकून से है ना पेपर दे के, सुकून से है ना आप दोस्तों से पहले कर लो, आप दोस्तों को है ना देख रहे हो कि हाँ मैंने है ना पेपर सबसे पहले कर लिया। ऐसे ही करने के लिए चलो आज है ना ट्रिक्स हम करेंगे ये मॉडल पेपर की। तो सबसे पहला सवाल है, सजेस्ट द प्राइमरी फोकस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी ऐसी ब्रांच है, कौन सी फील्ड है, किस चीज के ऊपर बात होती है। और यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम ऑप्शंस को देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द बिहेवियर ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ये देखो, इनऑर्गेनिक, क्योंकि यहाँ पे पढ़ा हुआ है, आप इसको तो कट ही करेंगे, देखेंगे ही नहीं, रेड से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे सीधा सीधा दिया हुआ है यार कि इनऑर्गेनिक है, और हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑर्गेनिक। इसको इनऑर्गेनिक को पढ़ के आप डायरेक्टली कट आउट कर लें। फिर ऑप्शन बी, द स्टडी ऑफ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स एंड द रिएक्शंस। यस, ये सही है। कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, जिसमें आपके ना कार्बन के सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, एल्केन्स, एल्कीन, सब में कार्बन होता है, तो कार्बन वाली ही है, तो इसका आंसर बी है। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है, बी। ठीक है, फिर आते हैं हम दूसरे एमसीक्यू में। दूसरे एमसीक्यू में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। तो देखें, अगर आपको याद है तो इसका आंसर है ना, अगर आपको याद है तो वो होगा डी, ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन कैसे हुआ, सिंपल है, देखें, हम पीरियोडिक टेबल खोलेंगे। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल खोला हमने, और ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि जैसे ही आप है ना नीचे जाते हैं रो से, मतलब अभी हमारे पास कौन सा ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे ही आप नीचे जाते हैं, ठीक है, मतलब आप फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन गए, क्या हो रहा है, प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, मतलब प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो शेल्स भी बढ़ रही हैं। जो पहला वाला है यहाँ पे, हमारी जो पहली हाइड्रोजन, इसमें तो सिर्फ एक ही शेल है। दूसरे में आप जाएँ, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, इनके पास 2 शेल्स हैं। क्लोरीन में जाए 3 शेल्स, ब्रोमीन में जाए 4 शेल्स। क्योंकि शेल्स बढ़ रही हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, साइज़ बढ़ता जा रहा है। तो उसकी वजह से हमारे पास ऑप्शंस में ब्रोमीन आंसर है। क्यों? अगर आप कंपेयर करें, यहाँ पे पहला है फ्लोरीन। फ्लोरीन किधर है? ऊपर, सबसे छोटा। फिर क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किधर है? फ्लोरीन के बराबर में, तो मसला नहीं, दोनों को इग्नोर कर लेते हैं। तो बचा क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लोरीन ऊपर है, ब्रोमीन नीचे है। ब्रोमीन क्योंकि ज़्यादा नीचे है, उसकी वजह से ब्रोमीन ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ब्रोमीन होगा। ठीक है, ये है ना टिप्स और ट्रिक्स हैं याद रखने के लिए कि अगर आप नीचे जाते हैं, ठीक है, तो साइज़ क्या होगा, बिग, ठीक है, बड़ा होता जाएगा। एंड अगर आप राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है, जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन को बीच में कंपेयर करने के लिए बोला था, तो क्या होता है कि वो छोटे होते जाते हैं। ठीक है, तो आप है ना समझे, लेफ्ट और डाउन, तब है ना ये बड़े होते जा रहे हैं। जितनी ज़्यादा लेफ्ट पे होंगे, जितनी ज़्यादा आप नीचे होंगे, तो है ना ज़्यादा बड़े होते जाएँगे। ठीक है, ऐसी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो हम है ना हमारी ट्यूशन की बैच में है ना बताते हैं। अब तो हमारी ट्यूशन की बैचेज़ है ना बंद हो चुकी हैं, लेकिन हमारी अब है ना न्यू बैच खुलने वाली है, क्लास 10 एंड क्लास 11, क्लास 9, क्लास 12 सबके लिए। ठीक है, अगर आप क्लास 10 की बैच में एनरोल होना चाहते हैं, तो अभी है ना आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 0336807988। हमारे जो बच्चे हैं उनके 85%, 90% मार्क्स आ रहे होते हैं, 90% से भी ज़्यादा आ रहे होते हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम है ना ऑनलाइन क्लासेस करवाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको है ना पूरी सारे टेस्ट कराते हैं। एक तो चैप्टर वाइज टेस्ट कराते हैं, फिर हर महीने टेस्ट अलग कराते हैं, असाइनमेंट्स, होमवर्क्स, ये सब करवाते हैं आपको, ये देते हैं नोट्स, गेस्ट पेपर्स, टारगेट पेपर्स, एमसीक्यूज, ये सारे है ना हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सब कुछ है ना सवालात सब करवाते हैं। और टीचर आपको है ना ऑनलाइन हमेशा आपको पढ़ाता है, और साथ में व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल होता है। कोई सवाल है वो आपको
रात के 9 बजे 8 बजे जब क्लास नहीं हो, नो इश्यूज, आप टीचर को मैसेज कर लें, वो आपको समझा देगा, मसला नहीं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, 5 सब्जेक्ट्स के ये देखें, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश। आप बायो केमिस्ट्री में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, जिस भी है ना किसी ग्रुप के हैं आप। अब आप बोलोगे कि सर बैच है सही है, लेकिन 5 सब्जेक्ट बहुत महंगी लग रही है। कोई महंगी नहीं है, वन टाइम ऑफर ऐसा है, हमने है ना पहली दफ़ा लिमिटेड टाइम ऑफर ये रखी है। पहली दफ़ा हमने क्या रखा है, सिर्फ 1 साल है ना, पूरे 1 साल की बैच, मतलब ये मई से शुरू होगी, ठीक है? मई से लेके कब तक जाएगी, जब तक आपके पेपर नहीं होंगे, ठीक है? जब तक पेपर हो रहे होंगे, आपकी है ना क्लासेस चल रही होंगी, मार्च या अप्रैल तक, ठीक है? जैसे ही आपके पेपर खत्म, तभी है ना बैच खत्म, वरना नहीं तो पूरे साल क्लासेस चल रही होंगी, एंड साथ में आपको पूरा का पूरा है ना टेस्ट, नोट्स, गेस्ट पेपर सब है ना आपको है ना बताए जाएंगे, ठीक है? सारी है ना गाइडेंस आपको दी जा रही होगी। आप बोलोगे सर इसकी फीस कितनी है? बहुत सस्ती है, 18,000 रुपये। आप बोलोगे सर 18,000 एक सब्जेक्ट के? नहीं, 5 सब्जेक्ट्स के, मतलब 5 सब्जेक्ट्स। अच्छा, हर महीने नहीं, पूरे साल के आपको, समझे साल में सिर्फ एक दफा देने हैं 18,000, बस। उसके बाद आपकी है ना पेपर की तैयारी, समझे मई से शुरू हुई, मार्च में खत्म हुई, सिर्फ एक दफा 18,000 रुपये देने हैं। यहाँ पे बच्चे होते हैं यार 20,000, 30,000, 40,000 हर महीने के दे रहे होते हैं, पूरे साल के 2, 3, 4 लाख है ना खर्च कर लेते हैं। ऐसी फैसिलिटी आपको कहीं पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। 18,000 में आपको 5 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट्स। इसमें क्या हो रहा है, सब चीज़ें आपको ये ना कराई जा रही हैं, पूरी है ना आपको तैयारी कराई जा रही है, ए टू जी सब कुछ। समझे, आपने एक दफ़ा 18,000 रुपये दिए, पूरी आपको ट्रेनिंग करा ली, ठीक है, टेस्ट सब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिए, और आपके ना 85-90% आ गए। कुछ और है ना, आपको है ना कोई पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। इन 18,000 में आपको क्लासेस भी मिल रही हैं, गेस्ट पेपर्स, टारगेट पेपर्स, क्वेश्चन आंसर नोट्स, सब कुछ मिल रहा है। अलग ट्यूशन सेंटर्स तो कहते हैं कि नहीं, नोट्स के अलग पैसे होंगे, नहीं, 18,000 में इसमें सब कुछ है, ठीक है? अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं न्यू बैच के लिए, तो ये नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे है, 0336-807-9808। आप है ना क्लास 10 की बैच के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई जान पहचान वाला है, एक दोस्त हो कोई, या फिर आपको कोई छोटा भाई हो, या बड़ा भाई हो, या बहन हो, जिसको है ना क्लास 9 या 11 12 की पढ़नी हो, या कोई भी रिश्तेदार हो, कज़न हो, या कोई भी स्कूल का दोस्त हो, आप है ना उनको ये बता दें कि यार ये लिमिटेड टाइम ऑफर चल रही है, 18,000 में समझे आपको पूरी है ना ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है? अब है ना, जाते हैं हम अगले सवाल पे। आइडेंटिफाई द कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है? कोवलेंट कंपाउंड हमें है ना ढूँढना है। अब कोवलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं? ठीक है? इसमें से है ना हम देखेंगे आपके एक-एक करके। सबसे पहला क्या है यहाँ पे, एमजीओ, ठीक है? एमजीओ क्या है? एमजी आपका है ना क्या है, सेकंड ग्रुप में, ठीक है? ग्रुप 2। और ऑक्सीजन कौन सा है आपका, 6 ग्रुप में, ठीक है? ये क्या बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स, ठीक है? क्योंकि ये आयोनिक बनाते हैं, कोवलेंट नहीं। क्यों? क्योंकि ये सेकंड में और 6 में, आखिरी वाले, ठीक है? तो इनमें क्या होता है, इनमें है ना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं होती, डोनेशन होती है। तो ये तो है ना आंसर नहीं है। फिर आते हैं सीएओ। सीएओ और एमजीओ ऑलमोस्ट सेम चीज़ हो गई यार। सीए भी आपका सेकंड ग्रुप में है, तो ये तो हट गया यहाँ से, ठीक है? ये भी आयोनिक कंपाउंड हो गया। फिर H2O। H2O क्या है? H2O है आपका कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है? इसमें क्या होता है कि आपका 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है? 2 हाइड्रोजन क्या करते हैं, उनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे, ठीक है? और ये आपका एक है ना यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम आ गया, और है ना ये लोग शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है? ये O हो गए, ये H हो गए यहाँ पे, ठीक है? ये शेयर कर रहे होते हैं आपके ऑक्सीजन के साथ, ठीक है? तो इसलिए इसका आंसर होगा क्लोरीन, सॉरी क्लोरीन कह रहा हूँ, उसके नीचे वाला जो है H2O, ठीक है? इसका आंसर H2 है। और ये KF क्या है, KF वापसी आपका आयोनिक कंपाउंड हो गया, ठीक है? लेकिन अब हमने आंसर ढूंढ लिया H2O, ठीक है? ये जो बाकी सारे हैं ना यहाँ पे MgO, CaO, ये क्या है, ये है आपके आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है? अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो बोला हुआ है सजेस्ट द करेक्ट रिएजेंट्स, ठीक है? हमें रिएजेंट्स चाहिए किसके लिए, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में। ये आपने पढ़े हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपके जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें पढ़े हुए हैं, ठीक है? रिएजेंट्स हमें किसके लिए चाहिए, रिडक्शन। रिडक्शन किसके लिए, अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स कौन से हैं, आपके वो वाले कार्बन वाले जिसमें है ना आपके ग्रुप 7 के वो अटैच हो, ठीक है? आपके ग्रुप 7 के एलिमेंट्स अटैच्ड हो, क्लोरीन ये सब। अब इसके लिए कौन से रिएजेंट सही होते हैं, ठीक है? इसका जो आंसर है ना, डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ।
डायरेक्ट आंसर है ना, ये है ना रटने वाली चीज़ है, ये आपको याद होना चाहिए, वो है ZnNHCl। ठीक है, आंसर इसका होगा डी, ज़िंक और HCl। ठीक है, ये होंगे। क्यों होंगे? एक है ना ट्रिक, बस ये समझे, हैलाइड है ना, हैलाइड कौन से ग्रुप 7 वाले हैं। इसमें हैलाइड आपको कहीं दिख रहा है? नहीं। इसमें हैलाइड दिख रहा है? नहीं। इसमें दिख रहा है? नहीं। डस्ट है, मिट्टी है, मिट्टी कहाँ से आ गई? यहाँ पे देखिए HCl, Cl क्या है? हैलाइड है, इसकी वजह से। ठीक है? इसलिए ये एक ट्रिक है ना, आप यूज़ कर सकते हैं याद करने के लिए। तो इसका आंसर हो गया डी। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन द गिवन रिएक्शन इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है H2S। ठीक है, H2S दिया हुआ है और Cl2 दिया हुआ है। हो क्या रहा है? रिएक्शन हो रहा है जिससे क्या बन रही है? 2HCl। ठीक है, और प्लस S। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? ऑक्सीडेशन क्या होती है? हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन अगर आपका जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ऑक्सीडेशन क्या होता है? आपने ऑयल पढ़ा होगा ना जैसे, तो वैसे ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज आप गेन कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे पॉजिटिव लिख लेते हैं। पॉजिटिव से हमें क्या देखना है यार? ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जिनका चार्ज बढ़ रहा है, कौन से ऐसे हैं जिनके है ना इलेक्ट्रॉन्स है ना खोए जा रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे यार चार्जेस क्या है। तो यहाँ पे देखें H2S है, इसका जो 2 है ये S के ऊपर आ गया और वो क्या हो जाएगा फिर माइनस हो जाएगा। S यहाँ पे क्योंकि 1 है, S का जो 1 है वो इधर आ जाएगा और क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमारे H के ऊपर चार्ज क्या है? प्लस, और S के क्या चार्ज है? 2 माइनस। फिर उसके बाद ये वाला जो हमारा Cl2 है, Cl2 का चार्ज क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि यार कोई एलिमेंट ही नहीं बनाया हुआ, अपने है ना एलिमेंटल स्टेट में है, कंपाउंड नहीं बनाया हुआ। क्योंकि ये एलिमेंटल स्टेट पे है, कंपाउंड नहीं है, तो उसकी वजह से है ना ये इसका चार्ज 0 होगा। फिर यहाँ पे आते हैं 2HCl। तो यहाँ पे H के ऊपर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है और Cl के ऊपर माइनस लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एक है, एक यहाँ पे चला गया और एक यहाँ पे सी ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये हो गया। और S क्या है? S हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि अम, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो देखें, ऑक्सीडाइज में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स हमारे जा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। H तो हमारा सेम है, देखें H का चार्ज पहले प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। इसका मतलब है भाई हाइड्रोजन ने ना कोई इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं गेन किए, तो H तो हमें ना हम हटा देते हैं ऑप्शन से। ठीक है, H तो हमारा आंसर है। फिर उसके बाद आया Cl। Cl में क्या है यार? Cl में चार्ज उसका पहले 0 था, फिर माइनस हो गया। अब चार्ज उसका कम हुआ है, मतलब 0 से -1 गया है। अब -1 कब होगा? जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएँगे, तभी वो -1 होगा ना। तो उसकी वजह से Cl तो आंसर है ही नहीं, क्योंकि हमें क्या देखना है? हमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखना है यार, कौन इलेक्ट्रॉन्स खो रहा है, गेन नहीं कर रहा, किसको मिल रहे हैं। हमें देखना है कि किसके खोए जा रहे हैं। फिर आता है एस। एस में यार 2 माइनस था चार्ज और वो क्या हो गया? 0 पे हो गया। अब देखिए 2 माइनस चार्ज था, ठीक है, -2 पे है। ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास एक्स्ट्रा हैं। वो क्या करता है? वो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना निकाल देता है। क्या कर लेता है? वो है ना दे देता है किसी और को। -2 यहाँ पे कर लेते हैं। क्योंकि उसने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए क्लोरीन को, तो उसकी वजह से ना क्लोरीन तो नेगेटिव हो गया, लेकिन ये है ना पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। समझे? एक इजी इजी एग्जांपल देते हैं। अगर इसने 2 की जगह 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए होते, तो सॉरी लूज़ किए होते, 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए होते तो ये 2 होता। क्यों? क्योंकि -2 था, 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चार्ज हमने निकाल लिए, तो 4 कम हो गए चार्जेस, तो 4 पॉजिटिव गेन कर रहा है। वैसे अगर 3 होते तो ये 1 हो जाता, क्योंकि 3 उसने खो लिए इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्ज है ना नेगेटिव, वो कम हो रहा है, पॉजिटिव ज़्यादा हो रहे हैं, प्रोटॉन ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से इसका आंसर है ना हो गया हमारा सी, एस। ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो गया। SnCl2 वो तो ठीक है, ये हमारा हो गया 5। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाई इज द प्रोटॉन नंबर यूनिक टू ईच एलिमेंट एंड यूज्ड टू अरेंज एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। ये हमारा चैप्टर 4 से आता है, पीरियोडिक टेबल के ऊपर। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है? प्रोटॉन्स डिटरमिन द मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एक तो मास हो गया नहीं,
खाली प्रोटॉन्स नहीं होते। फिर उसके बाद और अगर होते भी, ठीक है? मास जो हमारा होता है जो एलिमेंट का, ठीक है? वो कैसे आता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सबको मिला के, खाली प्रोटॉन तो नहीं है ना, तो उसकी वजह से ये तो गलत हो गया। और अगर सही भी होता, यहाँ पे देखें, अरेंजमेंट के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे भाई कौन-सी अरेंजमेंट हो रही है? क्योंकि यहाँ पे कोई अरेंजमेंट हो भी नहीं रही, इसकी वजह से है ना इसको तो है ना हम साइड पे कर देते हैं, ठीक है? तो ये हमारा गलत हो गया। फिर उसके बाद ये वाला है हमारा प्रोटॉन्स डिफाइन द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है? और ये सही है आंसर। कैसे? क्योंकि आपका जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है? जो एटॉमिक नंबर है वो कैसे आ रहा है? प्रोटॉन्स के नंबर्स की वजह से आ रहा है और उसकी वजह से ना वो यूनिक होते हैं एंड उनको है ना अरेंज ऐसे ही किए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। इसलिए इसका आंसर है ना बी है, ठीक है? हम बाकी भी देख लेते हैं। प्रोटॉन्स डिक्टेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ये देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है। अगर आइसोटोप्स हुए तो तो प्रोटॉन्स तो नहीं बताते और न्यूट्रॉन से तो कोई अरेंजमेंट रिलेटेड नहीं होती हमारी, इसलिए वो तो गलत हो गया। फिर ऑप्शन डी, प्रोटॉन्स इंडिकेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, वो तो सही है, लेकिन इससे अरेंजमेंट से तो कोई ताल्लुकात नहीं है, तो इसलिए है ना ये गलत हो गया। आंसर हमारा बी हो गया। अब आते हैं हम 7वें एमसीक्यू पे, ठीक है? 7वें एमसीक्यू में क्या है कि प्रिडिक्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ द सेम मास। हमें है ना अब मास कैलकुलेट करने हैं, किसके मास है ना सेम है। तो अब मास कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? हमने देखा पहले ऑप्शन हम ट्राई करते हैं, 1 मोल ऑफ N2O एंड 1 मोल ऑफ CO2। अच्छा वैसे देखिए हर किसी के 1-1 मोल है, ठीक है? तो हमें क्या करना है, सिंपल इसका क्या होगा, क्योंकि हर किसी के सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो सिंपल मास क्या होगा? सिंपल है, सिर्फ सम ऑफ देयर एमआरस होगा, ठीक है? सम ऑफ एमआरस। एमआर कैसे कैलकुलेट करें? वो आपको है ना पीरियोडिक टेबल में दिया होता है, ठीक है? आपका जो N2O मॉलिक्यूल है, ठीक है? N2O में आपके पास 2 नाइट्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का है, ठीक है? N का क्या होता है? 14, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उसकी जगह 14, तो 2 टाइम्स 14 प्लस 1 टाइम्स ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है O, ठीक है? 10 नहीं है। O ऑक्सीजन का क्या है? 16 mR। इसको सॉल्व करते हैं, 2 टाइम्स 14 क्या होता है? 28, 1 टाइम्स 16 मतलब वही 16 हो गया। 16 प्लस 28 करके क्या आता है हमारे पास? 44। तो इसका जो मास है वो समझे 44 ग्राम्स पर मोल है। फिर आते हैं हम CO2 पे। CO2 में यार हमारे पास अब क्या है? एक कार्बन का एटम हो गया और हमने क्या कर लिया, उसके साथ ऐड कर लिया 2 एमआर किसके? ऑक्सीजन की, ठीक है? अब एक कार्बन का एटम, कार्बन हमारे पास कितने हैं? एक है, उसका एमआर क्या है? 12, सो 1 टाइम्स 12 प्लस 2, 2 किसके? ऑक्सीजन के, तो 2 टाइम्स 16, 16 हमने पहले भी लिखा था। अब हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है? तो ये क्या होगा? 12 प्लस 2 टाइम्स 16, 2 टाइम्स 16 क्या है? 32, इसको ऐड करेंगे 44 आया आंसर। तो ये तो वही है जो हमने कैलकुलेट किया था, तो इन दोनों के मास सेम है 44 ग्राम पर मोल, तो इसलिए डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया ये अम, ए, ठीक है? हमारा आंसर ए हो गया। एक और कैलकुलेशन आपको करके दिखा देते हैं। लेट्स से 1 मोल ऑफ H2O, ठीक है? H2 सॉरी H2 है, ठीक है? H2 की है ना एग्जांपल करते हैं। इसका क्या है? 2 हाइड्रोजन के हैं एटम्स। एक हाइड्रोजन का एमआर क्या है? 1, ठीक है? तो हमने क्या कर लिया? 2 टाइम्स 1, तो इसका क्या मास हो गया? 2 ग्राम पर मोल। फिर आ गया NH3। NH3 में क्या है हमारे पास? एक नाइट्रोजन और एक और सॉरी 3 हाइड्रोजन, तो हम 3 हाइड्रोजन के एमआर और नाइट्रोजन का एक एमआर ऐड करेंगे। नाइट्रोजन का क्या है? 14, सो 1 टाइम्स 14 प्लस हाइड्रोजन का वापसी 1 हो गया, 3 टाइम्स 1, ठीक है? ये एमआर की वैल्यूज मैं कहाँ से ले रहा हूँ? ये मैं ले रहा हूँ पीरियोडिक टेबल से, ठीक है? ये पीरियोडिक टेबल जो है ना हमारा, जो शुरू-शुरू में हमने पढ़ा था, ये आपको आने चाहिए यहाँ पे। पीरियोडिक टेबल अगर मैं आपको खोल के दिखाऊँ, अच्छा इसमें एमआर नहीं लिखे हुए, इसमें एमआर लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, ये डेसिमल वैल्यूज़ को इग्नोर करें। नाइट्रोजन 14.007 है, 14 ले लें, ठीक है? कार्बन 12 हो गया, ऑक्सीजन 16 हो गया, फ्लोरीन 18 हो गया, हाइड्रोजन कहाँ गया? हाइड्रोजन ये रहा 1 हो गया। ऐसे यूँ है ना ये है ना कैलकुलेट हो रही है। सो अब ये 14 प्लस 3 हो गया, एमआर ऐसे यूँ ले रही है, ये आपको याद होनी चाहिए, और ये 17 हो गया, ठीक है? तो अब है ना यहाँ पे
हमें पता है कि यार 2 और 17 सेम है, ठीक है? वैसे हमने पहले का कैलकुलेट कर लिया था, किस्मत हमारी लग गई, ये दोनों के 44 है, ठीक है? अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यार एलिमेंट x बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 7 ऑफ द पीरियोडिक, मतलब आखिरी वाला जो है, ठीक है? सेकंड लास्ट। अब विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज मोस्ट लाइकली विथ एलिमेंट x, ठीक है? अब हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल वापसी खोलते हैं, पीरियोडिक टेबल आपको दिखाना पड़ेगा। जो हमारा ग्रुप 7 है वो ये वाला है यहाँ पे, ठीक है? ये वाला जो फ्लोरीन क्लोरीन हैलाइड्स वाला जो है, ठीक है? अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि यार प्रॉपर्टी कौन सी है ना उसके ऊपर है ना सबसे ज्यादा सूट करती है। प्रॉपर्टी की जब बात आती है, ठीक है, ये आपको है ना याद होनी चाहिए प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या हाई रिएक्टिविटी इंपॉर्टेंट, नहीं जरूरी नहीं, ये तो गलत है। हैज इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, नहीं गलत है। इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, हैज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, नहीं ये भी गलत है। तीसरा, एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक गैस एट रूम टेम्परेचर, ये सही है, ठीक है? हमारे जो हैलाइड्स होते हैं जैसे Cl2 हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास Br2 हो गया, ये सारे क्या करते हैं, I2 हो गया, आयोडीन भी हो गया, ये सारे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एज ए डायटोमिक। डाई मतलब दो एटम, ठीक है, दो, वैसे डायटोमिक, ठीक है, इसलिए आंसर है। फिर फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स विद मेटल्स, ये तो गलत है, ये तो आयोनिक कंपाउंड्स है, ठीक है? तो इसकी वजह से है ना हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो गया, सी हो गया इसका, ठीक है? और ये तो है ही गलत, ये है ना हमारी फर्स्ट का होता है, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप्स का, ठीक है? तो और ये जो है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है? तो इससे हमारा कौन सा हो गया, 8वां एमसीक्यू हो गया। अब आते हैं हम 9th एमसीक्यू पे। इसमें ये कह रहा है कि यार अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमें ढूंढना है, ठीक है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं, वो वाले कंपाउंड होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है? और सामने सामने है ना आंसर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये रहा, ग्रीन कलर यूज करेंगे क्योंकि सही वाला है ये। जिसमें भी ये डबल बॉन्ड होते हैं ना कार्बन के बीच में ऐसे ही, जैसे हमने यहाँ पे ये बना लिया, ठीक है? और ये मैंने यहाँ पे लेट से H, ये यहाँ पे H, और ये H, और ये H, ये हो गए हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि यार इसमें है ना डबल बॉन्ड है। सैचुरेटेड कब होगा, जब है ना ये डबल बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पे है ना सारे है ना हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे तीनों के तीनों, ठीक है? ये है ना सैचुरेटेड होता है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड होता है तो ये दो हाइड्रोजन हट जाते हैं यहाँ से, और बचता क्या हमारे पास, ये डबल बॉन्ड। क्योंकि इस डबल बॉन्ड की वजह से हम है ना इनको कहते हैं अनसैचुरेटेड, और ये है ना आपके जो लिपिड्स होते हैं उसमें ना ये पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हमारा हो गया सी। अब आते हैं हम 10th क्वेश्चन पे, जनरल फॉर्मूला ऑफ अ कार्बोलिक एसिड। अब कार्बोलिक एसिड यार ये तो आसान है, ये है ना इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे पड़ा हुआ है, कार्बोलिक एसिड का RCOOH। इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर हम बनाएं तो ये ऐसे ही होता है, सी होता है, उसके साथ एक डबल ओ होता है, फिर एक और ओ होता है, और उस ओ के साथ है ना एच लगा हुआ होता है, ठीक है? और फिर यहाँ पे ना बाकी कार्बन होते हैं उसको हम आर करते हैं, ये हमारे कार्बोलिक एसिड्स होते हैं। तो इसका आंसर है ना सी, सिंपल, ठीक है? फिर उसके बाद आते हैं हम 11th पे, which compound is most likely to damage marble buildings due to reaction with acid rain? अब यहाँ पे ख्याल रखिएगा, ये है ना ट्रिक क्वेश्चन है। यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि एसिड रेन कौन सी है, एसिड रेन का नहीं पूछ रहा, ये पूछा है कि एसिड रेन जो है, ठीक है, जो हमारा जो एसिड है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड, ठीक है, और ये रिएक्ट प्लस, ठीक है, जब एसिड रेन जब होती है तो कौन से कंपाउंड के साथ वो कंबाइन होता है, कंपाउंड, ये है ना बिल्डिंग आपकी है ना खराब होने लग जाती है। तो इसका जो आंसर है ना वो है ये कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है? ये आपका आंसर है, ये आपको याद होना चाहिए। बिल्डिंग्स में कैल्शियम कार्बोनेट यूज होता है, ये लाइम जो होता है, और है ना ये एसिड से रिएक्ट कर लेता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपकी जो मार्बल बिल्डिंग्स होती हैं, यहाँ पे मार्बल दिया हुआ है, मार्बल कैसे बनता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का ही होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि यार आपकी बिल्डिंग्स है ना खराब हो जाती हैं, पुरानी जो बिल्डिंग्स होती हैं उसमें आपसे यूँ देखे होंगे एसिड रेन होती है। वैसे पाकिस्तान में तो एसिड रेन होती नहीं है, लेकिन बाकी जो ममालिक होते हैं ना जहाँ पे भाई बहुत पोल्यूशन होता है, तो वहाँ पे ना एसिड रेन हो जाती है, ठीक है? तो एसिड रेन क्यों होती है, क्योंकि एसिड जो होता है ना
जो आपके एसिड्स होते हैं रेन में, पीएच क्योंकि कम होता है, लो होता है, वो क्या करता है यार, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12, आखिरी एमसीक्यू पे। सजेस्ट विच स्टेटमेंट अबाउट सॉल्युबिलिटी इज इनकरेक्ट, मतलब गलत ढूंढनी है हमें, सही वाली। यहाँ पे क्या है, तीन सही है। ठीक है, इसमें से तीन सही होंगी और एक गलत होगी, हमें वो गलत वाली में आंसर देना है। ठीक है, गलत वाली जो होगी हमारे उससे आंसर देना है। तो सबसे पहले क्या है कि सॉल्युबिलिटी के बारे में है, इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। ये तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है, तो ये सही है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे सही आंसर नहीं ढूंढना है, यहाँ पे गलत आंसर ढूंढना है, जो गलत होगा वो हमारा आंसर होगा। फिर यहाँ पे आता है इट इज मेजर्ड इन ग्राम्स पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। ये तो सही है, ये तो यूनिट है, तो ये सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। फिर इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर एंड नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये सही है, आपकी सॉल्युबिलिटी चेंज होती है जब टेम्परेचर अलग होता है, और प्रेशर और ये सारे, तो और सॉल्यूट और सॉल्वेंट उसके नेचर्स होते हैं, तो सॉल्युबिलिटी चेंज होती है। तो ये तो आंसर नहीं है क्योंकि ये सही है। बच्चा आखिरी यही होगा हमारा आंसर, लेकिन पढ़ लेते हैं। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब आप टेम्परेचर चेंज कर लें। ठीक है, आपकी मर्जी। टेम्परेचर आप लेट से रखें, एक रख लेते हैं हम 30 डिग्री सेल्सियस, और फिर हम रख लेते हैं एक और 100 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों पे ये कह रहा है इंडिपेंडेंट का मतलब ये कि इस टेम्परेचर पे और इस टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी सेम है। ये गलत है, ऐसा नहीं होती। जब आपका टेम्परेचर चेंज होता है तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज होती है, तो इसका आंसर है ना डी है। ठीक है, तो इससे हमारे है ना ये सारे के सारे यहाँ पे जो एमसीक्यूज हैं ये सॉल्व हमारे हो चुके हैं। ये है ना यहाँ पे फाइनल आंसर्स हैं, ये हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब आपको होपफुली समझ आ गए होंगे। अब हम जाते हैं सेक्शन बी पे। सारे के सारे सवाल हमने हमारी बैच में है ना सॉल्व कराए हुए हैं, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये पूरी की पूरी डिटेल में। जैसे अभी ये पूरी वीडियो थी, वैसे ही हमने हमारी बैच में करवाई हुई है। हमारी बैच तो अब बंद हो चुकी है, लेकिन हम क्लास 10 के लिए न्यू बैच शुरू करने वाले हैं मई से। उसके लिए सिर्फ वन टाइम पेमेंट है ₹18,000, जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, पाकिस्तान स्टडीज़, उर्दू, इस्लामियात, वो भी हम है ना अलग से उसकी वो करेंगे। उसकी अगर आपको ट्यूशन चाहिए उसकी अलग से डिटेल्स हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी हमारी लिमिटेड टाइम ऑफर है जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पे ये वाले मिल रहे हैं 18,000 में, पूरे साल के लिए। बैच कब से लेके कब तक, मई से लेके जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, मार्च अप्रैल तक, समझे। पूरे साल के आपको सिर्फ 18,000 देने हैं, और आप है ना आराम से 90% मार्क्स ला सकते हैं अपने बोर्ड के एग्जाम्स में। आपको चैप्टर टेस्ट, मंथली टेस्ट, असाइनमेंट्स, होमवर्क्स, एमसीक्यू शीट्स, नोट्स, टारगेट गेस्ट पेपर्स, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें आपको है ना दी जाएंगी। बस आप है ना हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। अगेन लिमिटेड टाइम ऑफर है, आपके लिए खोल के रखी हुई है मैंने, और वो है सिर्फ 18,000 में 5 सब्जेक्ट्स पूरे साल के लिए। आप अभी कांटेक्ट कर लें, और उसमें है ना जैसे अभी हमने आपको मॉडल पेपर कराया है, वैसे ही मॉडल पेपर हमने पूरा का पूरा कराया हुआ है हमारी बैच में, क्लास 9 क्लास 10 सब में। एंड अगर आप चाहें, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं या कोई रिश्तेदार है जो अभी क्लास 9 में आएंगे, आप है ना उनको ये वीडियो भेज सकते हैं, उनको कह सकते हैं यार 18,000 में पूरे साल के लिए 5 सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हो, और आराम से आप है ना 90% मार्क्स तो ला ही सकते हो, गारंटी। हम सारे आपको नोट्स देंगे, पास पेपर्स कराएंगे, ग्रैंड टेस्ट, सब चीज़ें, और साथ में मॉडल पेपर। फिर हम अपने खुद के भी गेस्ट पेपर्स, टारगेट पेपर्स बनाते हैं, और उसकी भी ना बहुत तैयारियां कराते हैं। ठीक है, फ़ी और इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई हुई है। 18,000 में 5 सब्जेक्ट्स पूरे साल के लिए, एक टाइम सिर्फ आपको फीस देनी है, समझे। 18,000 सिर्फ एक दफ़ा आपने दे दिए, फिर कोई और पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने एग्ज़ाम दे दिया, 90% आ गए। ठीक है, आप रजिस्टर कर लें, और यहाँ पे ये नंबर है। और है ना फिर आपको है ना हम अगले वीडियो में देखते हैं, जिसमें हम है ना और भी है ना मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, और साथ में गेस्ट पेपर्स भी।